So hello guys, let us begin with the lecture number 3 of ionic equilibrium. इससे पहले मैं आपको बता दूं we have finished some cases of pH calculations like हमने strong acids के लिए देखा, फिर dilute solutions के लिए देखा, फिर weak acids के लिए देखा और हमने finish किया था पिछला lecture that is lecture number 2 with polyprotic acids. फिर से मैं रिकमेंड करूँगा नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। लेक्चर्स आपके पास आपके जेईई एडवांस तक अवेलेबल हैं, रिवाइज नोट से करिए। एक बार लेक्चर्स देखने के बाद फिर कहीं कन्फ्यूजन आता है बाद में, फिर लेक्चर्स को देखिए और समझिए। इससे बेटर लेक्चर्स, इससे बेटर लेवल ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं भी टॉप बैच, जहाँ भी आप जो भी XYZ इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं उसके टॉप बैच की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रंट में। ठीक है, आपको बस प्रॉपरली फॉलो करना है चीज़ों को, विश्वास कीजिए, प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अगर आप समझ पा रहे हैं और ये सही अप्रोच है पढ़ने का जिस अप्रोच के साथ हम पढ़ रहे हैं, दिस शुड बी द राइट अप्रोच फॉर जेईई एडवांस्ड। ठीक है, और अभी तक आपको अगर याद होगा तो मैंने कोई बहुत खास आपको बहुत सारे कंक्लूजन्स नहीं याद कराए हैं, है ना। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है जो आपका दूर हो रहा होगा। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स किया आपने, लिक्विड सॉल्यूशंस किया, तो आपने देखा होगा कोई खास मैं कोई कंक्लूजन्स नहीं रटाता हूँ कि ये बेटा ऐसा है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो ऐसा कर लो। ये टपोरियों का तरीका है पढ़ने का। आप टपोरी ना बने, बचें और अच्छा स्कोर करें जेईई एडवांस्ड में। तो चलिए, आज बेटा जो हमें अगला केस करना है दैट इज पीएच कैलकुलेशन ही थोड़ा चलेगा और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी आज थोड़ा हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी साथ में है। ठीक है, तो ये जो केस है हमारा, दिस इज सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक मोनोप्रोटिक acids, weak monoprotic acids with strong acid, तो ऐसे केस में क्या किया जाए, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा आपको। पहले इन जनरल थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन के थ्रू नंबर्स से भी समझेंगे। ठीक है, देखो, सो सपोज करो तुम्हारे पास एक HA है जो एक वीक एसिड है, ये प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ एक गुड कंसंट्रेशन ऑफ, मान लो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl। और मैं एक बात और बताऊं बेटा, इसमें ना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है आपको कि अरे यार अगर मान लो सर ये जो एसिड दिया है वो अगर बहुत ही कम कंसंट्रेशन का दे दिया तब क्या करेंगे। तब फिर वही आंसर है कि पूरा कैलकुलेट करोगे, जो कि आपको नहीं करना होगा एग्जाम में। ठीक है, नहीं देगा एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन, इस बात को आप समझ के चलिए। और अगर वर्स्ट केस सिनारियो है जहां पर वो दे रहा है तो फिर वो सबके लिए ही वैसा क्वेश्चन है, तो सबको ही कैलकुलेशन करना है, तो वैसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। ठीक है, अगर आपके मन में ये ख्याल आते भी है तो ये थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहें इसमें, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो केसेस बना के हम दे रहे हैं उसी तरह के आपको क्वेश्चंस और अप्रोक्सीमेशंस मिलेंगे। तो सपोज करो ये ऐसा है और यहाँ पे आपके पास 0.1 मोलर HCl है और मुझे चाहिए फाइंड, बोल रहा है मान लो ये कंसंट्रेशन चाहिए मुझे ऑफ A-। ठीक है, अगर मुझे A- की कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं पहले तो इस इक्विलिब्रिया को लिखूंगा। इसका K भी गिवन है ना, इसका Ka गिवन है, इसका K गिवन है। अभी थोड़ा मैं जनरल बता रहा हूँ, तो HA है और ये टूट कर हुआ H+ और A-। और फिर आप इस वीक एसिड का भी कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, इसका भी कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मान लो C गिवन होगा, तो C-X करके कर रहा हूँ। सो दिस इज X एंड दिस इज X, ये इक्विलिब्रियम पर हुआ। अब सिंस आपके पास एसिड से H+ वैसे ही काफी आ रहा है 0.1, ये वैसे ही काफी ज्यादा आ रहा है, तो अगेन सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरी तरह से H+ दे रहा है और HA एक वीक एसिड है। वीक एसिड आपने रफली देख लिया है कि वैसे ही बहुत कम अमाउंट में H+ देते हैं, और अगर 0.1 मोलर का पहले से H+ प्रेजेंट है तो उसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, वो डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो X है ये कंसिडरेबली और छोटा हो जाएगा, इट विल बी वेरी स्मॉल। यस, अगर ये बड़ा छोटा है
तब हम कहेंगे दिस इज सिंपली 0.1। हाँ, लेट इट बी x। तो अगर ये 0.1 है तो इसे कितना टूटना होगा? ऑब्वियसली अब बहुत कम टूटना होगा, बट थोड़ा तो टूटना ही पड़ेगा क्योंकि उसे अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करनी है। तो आप यहां पर सिंपली ऐसा कहें कि Ka2 इज इक्वल्स टू A माइनस विच इज x इंटू H प्लस विच इज 0.1। तो pH निकालने के लिए कोई लोड नहीं है ना, pH सिंपली इसी से निकलेगा। कंसिडर H प्लस कमिंग ओनली फ्रॉम दैट स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नेग्लिजिबल होगा। एंड वीक एसिड, फिर वीक एसिड मैं बोल रहा हूं मतलब समझ लो आप इसका Ka छोटा होगा काफी, 10⁻⁻⁴, -5 इस तरह के रेंज में होगा, और भी नीचे ही होगा उससे। और C माइनस एक्स को भी बेटा आप क्या लिख सकते हो? सिंपली C, बहुत बार बता चुके हैं। तो दिस अपॉन C, दैट इज HA का कंसंट्रेशन। ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी पता है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड A माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपके पास एक वीक बेस का सोल्यूशन है और उसमें आपने KOH डाला हुआ है, तो कंसिडर OH माइनस कमिंग फ्रॉम KOH गिवन दैट इट्स कंसंट्रेशन इज कंसिडरेबल, जो कि होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। देखो मेन ना कंफ्यूजन बच्चों को कब शुरू होता है? जब वो हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं, तो हर समय ना उनको फिर हाइड्रोलिसिस दिखता है, अरे यार यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है सर, यहाँ भी तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है। अगर आपके मन में भी ऐसे द्वंद्व चल रहे हैं, तो जब मैं हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद आपके मन से ये सब डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे पूरी तरीके से। लगेगा हाँ यार अब समझ आया। होता होगा आपको भी ऐसा, अरे यार ये वाला आयन है, ये भी तो हाइड्रोलिसिस कर सकता है। अभी नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ी नहीं, लेकिन हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते ना तो फिर हमको कंफ्यूजन्स और स्टार्ट होने लगते हैं। तो ये माइनस आप निकाल लोगे। बेसिस में भी कुछ इसी तरह से होगा। एक नंबर्स के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन दिस। सपोज ये कह रहा है कैलकुलेट द pH of solution which is 0.1 molar in HCl, 0.1 molar in HCl and 10 raised to the power -3 molar acetic acid CH3COOH, acetic acid whose Ka is given as 2 into 10 raised to the power -5. Also calculate H plus from, अभी देखो इससे और क्लैरिटी आएगी ना कि मैं क्यों उसको इग्नोर कर रहा था। फ्रॉम CH3COH, H प्लस फ्रॉम CH3COH, इसे भी हमें कंसिडर करना है। सो देखो सबसे पहले तो वही करोगे बेटा, ये आपके पास CH3 सॉल्यूशन, CH3COOH है, dissociates to give CH3COO minus and H plus। अगेन H प्लस आपके पास पहले से ही काफी ज्यादा है, सप्रेस होगा डिसोसिएशन। ये है 10 raised to the power -3 माइनस x हुआ, ये x आया और ये भी प्लस x आया। अब सिंस x बड़ा बहुत छोटा है तो ये 10 raised to the power -3 हुआ और ये x ही रहेगा, बट इसे आप 0.1 ही लिखेंगे। तो pH की बात अगर मैं करूं तो pH विल बी सिंपली 1, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज pH सिंपली 1 है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट इन्होंने कहा है ना कि चलो ये भी थोड़ा बताओ कि H प्लस फ्रॉम CH3COH कितना है, तो कितना आया है? अरे ये आया ना x, यहाँ तो इग्नोर किया, बट यहाँ इग्नोर थोड़े ना करोगे। तो आप एक्चुअली एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि Ka कितना दिया हुआ है बेटा? Ka 2 into 10 raised to the power -5 is equals to 0.1 into x upon 0.1 into x upon 10 raised to the power -3, और यहाँ से आप x निकालोगे which will ultimately come out to be 2 into 10 raised to the power -7। तो आप खुद ही देख लीजिए कि वो x कितना आ रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने अप्रोक्सीमेट किया इसलिए ऐसा आ रहा है। अरे अप्रोक्सीमेट किया तो एरर कोई बहुत ज़्यादा खास एरर थोड़े ना होगा,
देख लीजिए कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, आप एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करोगे तो इसी के कुछ आसपास आएगा, क्या फर्क पड़ता है, बहुत ही छोटी वैल्यू है x की। तो H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड इज दिस मच, और यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज दिस मच। बस हो गया, इससे ज्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है। अब आते हैं बेटा मिक्सचर्स ऑफ टू वीक एसिड्स, ठीक है। तो मिक्सचर्स ऑफ टू वीक एसिड्स, दो वीक एसिड्स हैं, दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या पीएच निकलता है, क्या कुछ फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। अभी आपके पास इनफ ज्ञान हो चुका है, अगर आप टैलेंटेड बच्चे हैं तो ये आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और कोशिश करें इसको खुद से डिराइव करने का। चलो, जैसे HA है, ये दे रहा है H प्लस और A माइनस, हमने मिक्स कर दिया है इसको HB के साथ, विच इज H प्लस प्लस B माइनस, हमने मिक्स कर दिया है। इसका Ka1 दिया हुआ है, इसका Ka2 दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि हम H प्लस का कंसंट्रेशन बताएं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जिससे हम pH कैलकुलेशन कर सकें। तो चलो, तो आपके पास जो वीक एसिड है ना बेटा, ये जो HA है, इसको मान लो C1 कॉन्सेंट्रेशन पर है ये, और इसे मान लो C2 कॉन्सेंट्रेशन पर है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन दैट आप सेम कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, मिलाने के बाद ये कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना। और एक बात मैं बता दूं, मेजर मिस्टेक है, ठीक है, कि जब ऐसा बोलता है ना कि C1 कंसंट्रेशन ऑफ HA एंड C2 कंसंट्रेशन ऑफ HB बोथ इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, तो फ्लो में ना हम क्या करते हैं C1 C2 ही लिख देते हैं। नहीं, उस केस में क्या होगा बेटा, सिंस आप इक्वल वॉल्यूम्स मिला रहे हो तो आपके पास कॉमन सेंस होगा, आपने बेसिक स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, पहला चैप्टर जहां कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ते हो, तो दो इक्वल वॉल्यूम्स मिला दोगे बेटा तो दोनों की कंसंट्रेशन आधी आधी हो जाएगी जो इनिशियली थी उसके रिस्पेक्ट में, है ना। लेकिन यहाँ मैं क्या कंसिडर करके बोल रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने HA और HB को जब मिलाया है तो मिलाने के बाद उनकी कंसंट्रेशन है C1 एंड C2। नोट दिस पॉइंट, ये गलती होती है, और ये गलती ना क्वेश्चन के पहले स्टेप में ही हो जाती है, और पहले स्टेप में ही गड़बड़ हो गया, फिर आप भले बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो बट आपने तो पहले स्टेप में ही तो गड़बड़ी कर दी है, तो इस चीज से बच के रहे। चलो, एक्स वाई लेके सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस एक्स, तो ये बनेगा x, ये बना x। अच्छा, ये तो अलग अमाउंट में डिसोसिएट होगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों वीक एसिड्स हैं, पॉलीप्रोटिक टाइप मत सोचना, ये K1 अलग है, ये K2 अलग है। सो दिस इज C2 माइनस वाई, दिस इज y। हाँ, हो भी सकता है वो क्वेश्चन में रहे तो हो भी सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे वहां पे हमें पास हमेशा वैसा हो रहा था K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, यहाँ हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये इस तरह से मैंने किया। तो अभी फिर से यहाँ पे आ गया बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम H प्लस का, तो x प्लस वाई बोल दे और इधर भी x प्लस वाई बोल दे। क्या x और y किसी को हम इग्नोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि K1 K2 जो है वो कंपैरेबल है, ठीक है, ये दोनों कंपैरेबल है। यू कैन नॉट इग्नोर x विथ रिस्पेक्ट टू y और y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये नहीं कर पाएंगे। बट ये वाली चीज तो हमेशा C1 लिखी जा सकती है, इसे भी C2 लिखा जा सकता है, क्योंकि वो K/C जो है वो हमेशा लेस देन 10⁻³ रहता है। तो वो काम आप कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर वीक एसिड्स, ठीक है, वो वीक एसिड है। और सिंस थोड़ा सा H प्लस साइमल्टेनियस भी हो गया है, तो फिर वही बात, कॉमन आयन इफेक्ट से डिसोसिएशन थोड़ा सप्रेस होगा जरूर। तो नॉर्मली अगर वो आप C1 माइनस एक्स को x इग्नोर कर पाते हो, तो यहाँ तो थोड़ा कॉमन आयन भी है, तो वो और श्योरिटी आ जाती है कि होगा ही होगा वैसा। नाउ यहां पर देखो K1 में क्या लिखोगे आप लिखोगे x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन C1, और इधर आप लिखोगे y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन C2।
ये पहला इक्वेशन बना, ये दूसरा इक्वेशन बना। अब एक काम करो कि आप ना ये दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से ऐड कर दो। ये C1 हटा दो, इधर इधर से भी हटा दो, C1 C2 इधर भेज दो, C1 C2 इधर भेज दो। नाउ जस्ट ऐड बोथ इक्वेशंस। तो ऐड 1 and 2. So when you add both equations, you will get Ka1C1 plus Ka2C2 is equals to, ऊपर मिल रहा है देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिल रहा है, विच इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड विच इज नथिंग बट H प्लस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। ये लीजिए काम हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर H प्लस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर एंड दिस H प्लस का कंसंट्रेशन इज नाउ, H प्लस का कंसंट्रेशन इज नाउ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1C1 plus Ka2C2. Ka1C1 plus Ka2C2. This is what we have finally. आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। मैं कहूँगा कि ये सब छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं, ये सब तो ध्यान रहते ही हैं, ये सब ध्यान आप रख सकते हो, ठीक है। Ka1C1 रूट Ka1C1 प्लस रूट Ka2C2 इस तरह से आ रहा है। दो वीक एसिड्स को हमने मिलाया। सर बेस का भी बता दो, बेस का भी सिमिलरली कर लेना बेटा, है ना, सिमिलरली फॉर बेसिस कर लेना। वहां पर सिमिलरली फॉर बेस करोगे, वीक बेसिस के लिए करोगे, तो यहाँ पे पीएच आया है, वहां पे पीओएच आएगा, कुछ इसी तरह से पीओएच आएगा वहां पे, Kb1C1 प्लस Kb2C2 और क्या है। यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक वाले केस में भी बेस के लिए अपने से देख लेना है ना, वहां भी कुछ वैसा ही आएगा। जैसे मान लो जैसे पॉलीट्रॉपिक बोल रहा हूँ मैं, पॉलीप्रोटिक जैसे हम कह रहे थे, तो जैसे पॉलीबेसिक बेस है अगर आप बोल सकते हो, तो वो जैसे Al जिसमें हाइड्रोक्साइड्स ज़्यादा है, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ मैंने बेस का शायद बोलना मैं भूल गया था। सपोज ये, तो आप इसको पहले कुछ इस तरह से तोड़ो, ये कुछ ऐसा प्लस OH माइनस, सेम वैसे ही बस प्लस का माइनस हुआ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, H प्लस का OH माइनस आ रहा है, सेम वैसे यहाँ भी वही होगा। Kb1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Kb2 विच विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन Kb3, ये भी सैटिस्फाइड रहेगा। तो आप ये भी अपने से देख सकते हो, ऑल्दो बेसिस का पॉली वाला केसेस नहीं पूछा जाता है, एसिड्स को देखो वो ज़्यादा काम आते हैं। सो बेस के लिए हमने मिक्सचर की बात की बेटा, दो वीक एसिड को मिक्स किया। अच्छा सर दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तब क्या होगा? तो क्या होगा, दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करो तो सिंपली आप दोनों के H प्लस को जोड़ देना, ठीक है, वो कराने लायक कुछ है नहीं उसमें, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो भी, क्योंकि कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा, वो भी एक इरिवर्सिबली जा रहा है, एक पहला एसिड, दूसरा एसिड भी एक इरिवर्सिबली जा रहा है। तो लिखने को लिख लो आप कि मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर आ जाए तो क्या करें सर, टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इसका कोई सैंपल प्रॉब्लम कराने को नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट आपको डेरिवेशन से ही बता दी, वो आप खुद से देख सकते हैं अभी। तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा मिलाओगे, कुछ नहीं, जस्ट ऐड H प्लस मोल्स फ्रॉम बोथ एसिड्स, फाइंड H प्लस कंसंट्रेशन एंड देन pH, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मानो कुछ ऐसा कहा गया कि 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 is mixed with 100 ml 0.1 मोलर, मैं सिंपल नंबर्स ले रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन, कुछ ऐसा। तो आप यहाँ पे पहले H प्लस के मिलीमोल्स देखो, मोल्स को ही देख लो आप, ठीक है, H प्लस के मिलीमोल्स देखोगे तो ये आ रहा है कुछ 10, लेकिन इंटू 2 हो जाएगा, तो देखो 20 मिलीमोल इधर आया H प्लस का एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को समझा चुके हैं हम कि पूरा डिसोसिएट हो रहा है, वैसा आप मान लीजिए जब आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इधर से देखा जाए बेटा तो ये 10 मिलीमोल्स इधर से आ रहा है, तो 10 मिलीमोल्स, तो ये हुआ 30 मिलीमोल्स, और आपको चाहिए कंसंट्रेशन, दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 200 ml, ये आपका कंसंट्रेशन है, और इससे आप फर्दर
पीएच फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप फर्दर पीएच फाइंड कर सकते हैं। दिस इज योर H प्लस का कंसंट्रेशन, ये H प्लस का कंसंट्रेशन है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक केस और लेते हैं बेटा। अब क्या लें? अब लेते हैं कि ये जो दो वीक एसिड्स हमने मिलाया है ना, इसमें एक काम करते हैं कि एक वीक एसिड नॉर्मल रखते हैं और दूसरा वीक एसिड पॉलीप्रोटिक रखते हैं, और फिर हम हर आयन का कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टू वीक एसिड्स हैं, फिर से वही बात है, टू वीक एसिड्स हैं, बट वन इज पॉलीप्रोटिक, उसमें से एक पॉलीप्रोटिक है, तब क्या होगा? चलो क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स किए हैं तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है और अगर H प्लस की बात है तो हमें कोई बहुत खास काम करना नहीं है, हमें सिर्फ उसके पहले स्टेप को ही देखना है। समझ आ रही है बात? तो वो नॉर्मल मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स जैसे वाला केस ही हो गया, टू वीक एसिड्स जैसा केस ही हो गया। ये भी जस्ट कंसिडर H plus coming from the first step of polyprotic acid, then it will be reduced to the form that we have just done. समझ आ गया होगा? अब मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, ठीक है, और सभी चीज़ों का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। सो लेट अस डू दिस। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच, देन एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन, देन CH3COOH का कंसंट्रेशन, ये सब के कंसंट्रेशन निकालने हैं। HS माइनस का कंसंट्रेशन, H सल्फाइड का कंसंट्रेशन होगा एक, S2 माइनस का कंसंट्रेशन, H2S का कंसंट्रेशन, H2S का कंसंट्रेशन obtained by mixing equal volume of 0.2 molar H2S and 0.02 molar एसिटिक एसिड, ठीक है। अब फिर वही सब डेटास वगैरह दिए होंगे। तो एसिटिक एसिड का Ka दिया हुआ है, तो Ka फॉर एसिटिक एसिड 2 × 10⁻⁻⁵। फिर H2S का Ka1 दिया हुआ होगा, फिर Ka2 भी दिया हुआ होगा, और यहाँ भी वो कंडीशन बेटा सेटिस्फाइड होगी। दिस इज 10⁻⁻⁷, दिस इज 10⁻⁻14, ये नंबर्स दिए हुए हैं। एंड अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कैलकुलेशन हिंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि यू कैन टेक log 21 एज 1.32 एंड 1/√21 एज 0.218। अभी हमारा जो मोटिव है वो कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। सो लुक नाउ, ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस पढ़ता है ना बच्चा, तो फिर उसको कुछ डाउट्स आने लगते हैं, लेकिन अभी आप समझेंगे कि यार वो हाइड्रोलिसिस का कोई खास या सिग्निफिकेंस है। तो अभी अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है तो वो हाइड्रोलिसिस पे दिमाग अभी नहीं लगाएगा, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि हाइड्रोलिसिस पे दिमाग लगाना यहाँ क्यों कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हाइड्रोलिसिस पे दिमाग लगाना। अभी पहले मैं इसको नॉर्मली पहले सॉल्व करके बताता हूँ। चलो देखो, तो सबसे पहले बेटा वी हैव टू कैलकुलेट H प्लस आयन। तो कंसिडर दैट H प्लस इज कमिंग ओनली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ H2S, उसी से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं बोल सकते कि H2S से नहीं आ रहा है, क्योंकि अब K भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा है, इसका कुछ कंपैरेबल ही लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा है।
तो हमें दोनों को कंसिडर करना होगा। K1 K2 जो अभी पीछे हमने किया ना, K1 K2 दोनों कंपैरेबल हैं, बट इसको आप इग्नोर करिए। वैसे भी इससे जब कॉमन आयन भी आ गया तो ये तो और सप्रेस हो जाएगा, वही बात। सबसे पहले अगर मुझे H प्लस चाहिए तो मैं सिंपली लिखूंगा अंडर रूट K1, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अंडर रूट ऑफ K1 विच इज 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इसकी कंसंट्रेशन। कितनी दी हुई है इसकी कंसंट्रेशन? 0.02। लेकिन फिर वही गलती मत करना, यहाँ पर देखो क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम्स मिलाया गया है तो कंसंट्रेशन तो आधी हो जाएगी ना। जी हाँ, तो ये होगा 0.01 प्लस, इधर आओ, तो ये होगा 0.2 इंटू, फिर अगेन इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी, अरे ये कंसंट्रेशन ही तो है, तो 0.1 हो जाएगी, इसकी भी आधी हो जाएगी, इंटू Ka विच इज 10⁻⁻7। जब इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी √21 इंटू 10⁻⁻4। This is the H plus का concentration, and on doing the calculations we will get the pH equal to 3.34, ठीक है, 3.34 ये आपका pH आ जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास है, pH हमारे पास है, चाहो POH निकाल लो, OH माइनस निकाल लो, अब फर्दर आप जो चाहो निकाल सकते हो। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस concentration, इसका concentration, तब क्या होगा? So let us try to figure it out। तो पहले बेटा Ka1 लिखेंगे ना, सपोज करो लेट्स टेक एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन। अगर हम सिर्फ इसे मान के चलें, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो H प्लस तो हमने पता कर लिया, X प्लस वाई करके आएगा H2S के साथ, और उसको तो हमने पता कर लिया, वो है √21 इंटू 10⁻⁻4। सो लेट इट बी, ये इतना है। तो अगर ये इतना है, ये तुम्हारा था 0 कितना हो गया था, 0.01। अब ये -x होगा, ये x होगा, लेकिन ये वाला x इग्नोर होगा एंड दिस विल बी 0.01। तो ये x आप निकाल लोगे यहाँ से। तो इस तरह से आप वही Ka1 यूज कर लेना, इसका Ka यूज कर लेना, 2 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है, पुट करिए, कैलकुलेट करिए, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन। तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन विल कम आउट टू बी 4.36 इंटू 10⁻⁻4 मोलर, और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इट विल रिमेन 0.01। It will remain 0.01। and now for H2S अगर बात करा जाए, for H2S अगर बात किया जाए, so this is Ka1 अगर देखें तो क्या होगा बेटा, HS माइनस इंटू H प्लस अपॉन H2S, ठीक है। तो ये अगर हो रहा है, you know this Ka1 value, yes sir, 10⁻⁻7। What about this H2S? It will remain 0.1। It will remain 0.1 because H2S, आप डिसोसिएशन समझ ही रहे हैं, फिर भी चलिए आपकी खुशी के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, HS माइनस, फिर HS माइनस डिसोसिएटिंग एज H प्लस एंड सल्फाइड। अब आपको पता है ये 0.1 है, -x, ये -x का कोई महत्व नहीं है, इट इज स्टिल 0.1। तो दिस इज स्टिल 0.1। H प्लस वी नो दिस वैल्यू विल बी there, Ka1 we know, from here you can get HS minus। तो आप HS माइनस पाएंगे and it will be 2 point, आप वेरीफाई कर ले आप, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 2.18 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। फिर आपको अगर सल्फाइड भी चाहिए तो इसके लिए H प्लस तो उतना ही रहेगा बेटा, और HS माइनस आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है, HS माइनस आप ये वाला यूज करोगे, ये उतना ही रहेगा, और Ka2 में आप उसको पुट करिएगा, H प्लस इतना ही है, HS माइनस ये वाली पुट करोगे, और सल्फाइड आप डाल लीजिए। क्योंकि यही क्यों पुट करेंगे सर, क्योंकि बेटा दिस माइनस y करोगे तो y तो नेग्लिजिबल है ना यार, y नेग्लिजिबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो आप पाएंगे कि यूजिंग K2 you will find sulfide and that sulfide will come out to be 4.76 into 10⁻⁻16 मोल। देख लो कितना कम है ये। और फिर वही बात है, सेकेंड स्टेप है,
तो सर क्या सेकंड स्टेप है तो K2 के बराबर ही लिख दें? नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। दो एसिड्स का मिक्सचर है ना, वो तो जब सिंपली आप H2S लेते हो तब वैसा होता है। दो एसिड का मिक्सचर है, यहाँ पे ऐसा मत करिएगा कि आप उसको डायरेक्ट वैसा लिख दे तो हो जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। चलो एक और लास्ट केस लेते हैं, एक और लास्ट केस लेते हैं। देखो बोलने को केस है, लग सब में वही लॉजिक रहा है, कोई केस बना बना के दीवार में चिपका के रटना नहीं है ना, वो नहीं करना है। लग सब वही रहा है, नॉर्मल पानी की तरह चीजें चल रही हैं। अब आपको लगता है कि अरे बहुत सारे केस हैं तो फिर बात अलग है। ज्यादा केसेस इसलिए कराए जा रहे हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि आपको कुछ भी एग्जाम में दिखे तो कुछ नया सा ना लगे, आपका करा हुआ कुछ हो तो ठीक है। ऑल्दो आप ये फिगर आउट खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एक वीक पॉलीट्रॉपिक अरे यार मैं पॉलीट्रॉपिक क्यों बोल दे रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया हूँ। पॉलीप्रोटिक एसिड लेते हैं विथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम ये लेते हैं तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ, फिर बात यही होगी, इसमें खुद ही फिगर आउट कर पा रहे होगे अब तो कि सर पॉलीप्रोटिक एसिड है, वीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, तो जो पीएच का कैलकुलेशन है वो तो बहुत आसान है। H+ हम सिर्फ उसी से मानेंगे, ठीक है, H+ सिर्फ उसी से मानेंगे। सर अगर वो बहुत पुअर कंसंट्रेटेड रहा तो फिर वही बात, पुअर कंसंट्रेशन का रहा तो फिर पूरा कैलकुलेट करना, एक्स वाई लेके क्वाड्रेटिक अगर बन रहा हो तो बना के कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट पीएच, देन HS माइनस की कंसंट्रेशन, S2 माइनस की कंसंट्रेशन, Cl माइनस की कंसंट्रेशन in a solution which is 0.1 molar HCl and 0.1 molar H2S. Given that Ka1 of H2S is equals to 10 raised to the power minus 7, Ka2 of H2S is equals to 10 raised to the power minus 14. डेटा ये दिए हुए हैं, 10 raised to the power minus 14. तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज हमको निकालनी है, और सपोज चलो एक चीज और ऐड कर दो, ऑल्सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S एंड HS माइनस। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मांग रहा है ये आपसे, सो फॉर दैट हमें अल्फा लेके करना पड़ेगा, बड़ा डील है नहीं। चल शुरू करें। सो पहली चीज तो पीएच कैलकुलेशन की बात हुई है, तो पीएच विल बी सिंपली कंसिडर्ड कमिंग फ्रॉम H+, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, pH will be simply considered, we will consider H+ simply from HCl and using that H+ we will find the pH, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप जब बात करें HCl के कंसंट्रेशन की, कुछ ऐसा इक्वल अमाउंट में मिलाया तो नहीं गया है, नहीं, देखो लैंग्वेज समझो, विच इज दिस मच HCl एंड दिस मच H2S, मतलब मिलाने के बाद दैट सोल्यूशन इज दिस मच दैट, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है लैंग्वेज, है ना। तो दिस इज 0.1 molar and H2S is also of same concentration, so H plus will be 0.1 molar। उसको इग्नोर ही करो, हमेशा इग्नोर करो, नॉर्मली जो पीछे केस पढ़ा है हमने वैसा ही है। तो H+ इतना है, तो pH तो 1 आ गया, pH यहाँ 1 आ गया, बट और क्या चाहिए, अब H2S की डिसोसिएशन है यार, कौन सी बड़ी चीज़ है, चलो करो डिसोसिएशन, अब H2S की डिसोसिएशन करो। तो
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चाहिए, तो चलो अल्फा के फॉर्म में लिख देंगे H प्लस और SH माइनस। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, तो चलो मैं C1 लेके लिख देता हूँ अभी, फाइनली जो इक्वेशन बनेगा उसको देख लेंगे। C1 ये है, ठीक है, तो C1 माइनस C1 अल्फा, C1 अल्फा, दिस इज C1 अल्फा एंड दिस इज C1 अल्फा। लेकिन अगेन वही बात है, ये C1 अल्फा से क्या लेना देना, H प्लस तो 0.1 है ही ना, ये तो इग्नोर ही होगा, H प्लस तो 0.1 है ही, सो दिस विल बी 0.1, दिस विल बी 0.1। तो अभी जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा Ka1, आप इसको भी चलो अल्फा 1 लिख दो भी, ठीक है, क्योंकि अपन इसको भी डिसोसिएट करेंगे ना आगे, तो अल्फा 2 उसके लिए लिख देंगे। सो Ka1 इज एक्चुअली C1 अल्फा 1 इंटू 0.1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 1, C1 1 माइनस अल्फा 1। अगेन ये 1 माइनस अल्फा 1 को तो आप इग्नोर करेंगे, अल्फा 1 वीक एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन एकदम ना के बराबर है, जस्ट इग्नोर दिस, नो डाउट इन दिस। एंड देन C1, अरे C1 तो कैंसिल हो रहा है क्या, ये C1 कैंसिल हो रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला तो C1 बचा हुआ है, ये C1 सॉरी ये C1 नहीं है, अरे ये तो H प्लस है, ठीक है, ये कट गया। अब बेटा K1 और अल्फा 1, तो इससे अल्फा 1 कैलकुलेट कर लेंगे, एंड अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये आया है 10⁻⁻⁻6। देख लो खुद ही आप कितना पुअरली डिसोसिएट हो रहा है, ये कितना पुअरली डिसोसिएट हो रहा है। और जब हम दूसरे वाले की बात करेंगे ना, ये HS माइनस की बात करेंगे, तो देखो अब इसकी भी डिसोसिएशन निकाल लेते हैं। ये है अभी C1 अल्फा 1, ये है अभी C1 अल्फा 1, बट माइनस क्या होगा फिर इक्विलिब्रियम पर अल्फा 2 इसकी डिग्री है और ये इनिशियली इतना है, तो क्या ऐसा नहीं होगा C1 अल्फा 1 का अल्फा 2, तो ये बनेगा, कुछ भी बने रहेगा तो 0.1 ही यार, बार बार क्यों लिखें, और ये रहेगा C1 अल्फा 1 अल्फा 2। यस, अब आप फिर इसको इग्नोर करेंगे इसके रिस्पेक्ट में और इसको C1 अल्फा 1 ही लिखेंगे, इसे 0.1 ही लिखेंगे, बट यहाँ C1 अल्फा 1 अल्फा 2 लिखेंगे। नाउ C1 अल्फा 1 सबकी वैल्यू आपको पता है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अल्फा 2, K2 में डाल के कैलकुलेट करोगे बेटा, तो अल्फा 2 यू विल गेट एज 10⁻⁻13, ये अल्फा 2 आ रहा होगा, आई एम श्योर ये आपका अल्फा 2 आ रहा होगा। HS माइनस की जो कंसंट्रेशन है इट इज रफली C1 अल्फा 1, एंड C1 अल्फा 1 की जो वैल्यू है, अल्फा 1 पता है, C1 पता है, पुट करिए आपको मिल जाएगी। तो आई होप ये केसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मैं कुछ बल्क में और क्वेश्चंस कराऊंगा आफ्टर वी फिनिश सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। 2 टॉपिक हो जाए, नॉर्मल एसिड बेस पीएच कैलकुलेशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक ख्याल और आता है बच्चों के मन में कि सर अगर एसिड बेस का मिक्सचर हो तब कैसे प्रोसीड करें। चलो उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, लिख ही रहे हैं तो सब कुछ लिख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ एसिड्स को डाला, बेस को डाला। जब एसिड बेस मिक्सचर हो ना, तो चलो एक केस और बना लो, एसिड बेस मिक्सचर। तो एसिड बेस मिक्सचर में आपको सपोज ऐसा दिया हुआ है, C1 कंसंट्रेशन का V1 ml कोई एसिड दिया हुआ है H, लेट इट बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक भी है तो वीक भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कोई Ka वैल्यू भी दिया हुआ है इसका, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास C2 मोलैरिटी का V2 ml कोई बेस दिया हुआ है BOH, सपोज ये दिया हुआ है बेस। अभी आप ना इनको स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ही मान के चलो, नहीं तो फिर वो हाइड्रोलिसिस का फंडा आ जाएगा थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मान के चलो, ठीक है, नहीं तो वो वीक मानूंगा ना तो फिर हाइड्रोलिसिस का फंडा आ सकता है, सॉल्ट बनेगा जब। तो इसमें कुछ मत करो आप, बहुत सिंपल, आप दोनों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो आपस में, अभी कुछ मत देखो कोई इक्विलिब्रियम बनेगी नहीं बनेगी, कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग है कंप्लीटली डिसोसिएट कराओ।
इसको कंप्लीट डिसोसिएशन इमेजिन करो, और कंप्लीट डिसोसिएशन इमेजिन करते हुए आप कुछ नहीं H प्लस के मिलीमोल्स या मोल्स कैलकुलेट कर लो, मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लो। जनरली ml में रहता है इसलिए मिलीमोल्स लिख रहा हूँ। यहां से भी सेम कंप्लीट डिसोसिएशन इमेजिन करते हुए OH माइनस के भी मिलीमोल्स कंपेयर कर लो, मतलब फाइंड कर लो मिलीमोल्स C2 इंटू V2, ये मिलीमोल्स आ जाएंगे। आफ्टर दिस आप न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म कीजिए, परफॉर्म न्यूट्रलाइजेशन, एक इरिवर्सिबल सा प्रोसेस मानिए, जैसे आप नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री करते हो ऐसा, H प्लस और OH माइनस गिव्स वाटर, एकदम इरिवर्सिबल मानिए, इरिवर्सिबल है भी ये, 10 रेज़ टू द पावर +14 की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बचेगा, कुछ ऐसा नहीं मानना, मान लो पूरा खत्म। लेकिन क्या एक्चुअल में पूरा खत्म होता है? नहीं, वो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रहेगी ही, बट ये जो अमाउंट बचेगा दूसरे वाले का वो इनसिग्निफिकेंट होगा, है ना, वो इनसिग्निफिकेंट होगा। मानो इसका कुछ मिलीमोल आया है, ठीक है, मान लो यहाँ पर x1 मिलीमोल इसका आया है, x2 मिलीमोल इसका आया है, तो और x1 सपोज करो बड़ा है x2 से, तो बेटा ये x1 ये x2, तो x1 बड़ा है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0 कंसिडर करिए, और x1 और ये जो H प्लस बचेगा ये कितना बचेगा, x1 माइनस x2 नॉर्मल, और ये पूरा जो है वाटर बना, वाटर से क्या ही करना है, ये आप इस तरह से खत्म करेंगे, ये आप इस तरह से खत्म करेंगे। तो जो H प्लस बचा, ध्यान रखें ये मोल्स है, तो ये मोल्स, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या लिखोगे आप, H प्लस की कंसंट्रेशन विल बी x1 माइनस x2, ये मिलीमोल्स है, जिस तरह से आपने लिया है मिलीमोल्स है, अपॉन V1 प्लस V2, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, एंड दिस विल बी द कंसंट्रेशन, यूज दिस एंड फाइंड द pH। तो इस तरह से आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेस। चलो लेट अस इंट्रोड्यूस अ बिट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिनिश तो खैर आज के लेक्चर में नहीं होगा, बट इंट्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये टॉपिक को पहले समझना बहुत जरूरी है। हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले बताऊं, हाइड्रोलिसिस, पानी टूट रहा है, ये टर्म दो चीज़ों से बना है, हाइड्रो और लिसिस। ये सब लफाजियों से दूर हो जाए, फालतू बकवास है ये सब पे ना जाए। आप ऐसे समझे कि एक्चुअल में वहां क्या हो रहा है, फंडामेंटल क्या है ना, इन लफाजियों से दूर हो जाइए। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो ये है, लिसिस ये है, सब इस बकवास से दूर हो जाइए। तो हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हैं वो देखिए। आप कुछ ऐसे सोचो कि आपके पास एक आयन है, लाइक क्लोराइड आयन है, ठीक है, अच्छे खासे कंसंट्रेशन में है ना, अच्छे खासे कंसंट्रेशन में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो सल्फाइड वाले केस में हाइड्रोलिसिस को क्यों हम कोई महत्व नहीं देते, है ना, जो डाउट उसके बाद देखना बढ़िया क्लियर होगा आपके दिमाग में सब। तो मानो क्लोराइड है और ठीक ठाक कंसंट्रेशन में, एक सॉल्ट से आया है तो अच्छे कंसंट्रेशन में, मान लो 0.1 मोलर 0.2 मोलर ऐसे कंसंट्रेशन में क्लोराइड आपके पास है। अब ये क्लोराइड जो है, क्या लगता है आपको, ये क्लोराइड पानी की पीएच को डिस्टर्ब करेगा? पानी के साथ ये कुछ उटपटांग करेगा क्या, कि पानी है और पानी में आप क्लोराइड आयन डाल दो, सिंपल, क्या ये उसकी पीएच को अफेक्ट करेगा? ऐसे सोचो। तो सर क्या करेगा सर, क्लोराइड जाके कर ही क्या सकता है? तो आप कहोगे क्लोराइड सर जाएगा, H2O है और ये कुछ इस तरह से HCl बना रहा होगा, और साथ में क्या, HCl प्लस, इसने पानी से H प्लस लिया, ऐसा फीलिंग आता है ना, H प्लस लिया और H प्लस लेकर OH माइनस दे दिया। हाँ सर, तो ये कुछ ऐसा कर सकता है। फिर आप ऐसे समझिए कि ये कुछ कर रहा है, ठीक है, आपको देखकर लग रहा है कि हाँ यार ये OH माइनस दे रहा है। फिर आपको
इस तरह से बताया जाता है, फिर ऐसा बता दिया जाता है, लेकिन ये तो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो ये HCl पूरा टूट जाएगा, ऐसा वैसा। ठीक है, वो भी एक्सप्लेनेशन मानता हूँ, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सब एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं थोड़ा फर्दर और उसको इलेबोरेट करता हूँ कि मान लो अगर ऐसा हो भी रहा है, हो रहा है, मैं कहता हूँ हो रहा है, तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो चलो देखते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी है। ठीक है, चलो पड़ताल करते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी है। तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कुछ यू, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सर HCl मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस अपॉन Cl माइनस इंटू H2। अब H2O को चलो इग्नोर करो आप, H2 जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं H2O कंसंट्रेशन फिक्स है, फिर उधर भेज देना, हटाओ। तो सर ऐसा है, अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पर H प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस तरह से, ठीक है, दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ये क्या नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस। ऐसे समझो हाइड्रोलिसिस को, इस तरह से समझो, हाइड्रोलिसिस दो शब्द से बना है, तोड़ दिए, ये सब मत करो। देखो अब यहां पर ये क्या बन रहा है, दिस इज KW, और ये क्या है, दिस इज Ka of HCl, yes, this is Ka of HCl, this is Ka of HCl, HCl का Ka है ये, तो Kw कितना होता है बेटा, Kw कितना होता है 10⁻⁻14 होता है, अपॉन Ka of HCl कितना होता है, अरे बड़ी वैल्यू है यार, काफी बड़ी वैल्यू है, मान लो 10⁻8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻22 हो जाएगा। तो बस अब आप देख लो कि इस रिएक्शन की क्या हैसियत है, देख रहे हो, हैसियत देख रहे हो इस रिएक्शन की, ये हैसियत है इस रिएक्शन की। तो अगर इस रिएक्शन की हैसियत ये है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि ये जो क्लोराइड है ये इस सॉल्यूशन की या फिर पानी की पीएच को चेंज करेगा, ये OH माइनस को आप कंसिडरेबल मानोगे कि इनसिग्निफिकेंट मानोगे। जी हाँ, आपको इसे इनसिग्निफिकेंट मानना होगा, दिस इज इनसिग्निफिकेंट, कोई मतलब ही नहीं है इसकी। इसी तरह से आप Na+ के लिए भी देख सकते हो, आप Na+ वाटर वो बना लो, मैं इतना टाइम पास नहीं करूंगा, Na+ के लिए भी आप ऐसा देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं इफेक्ट डाल रहा है, दिस इज इनसिग्निफिकेंट, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है, ठीक है, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सॉल्ट वर्ड कहां से आ रहा है, ये जो क्लोराइड है किसी सॉल्ट से आया है। क्या ये सॉल्ट पानी की पीएच बदल रहा है, पानी की पीएच को इफेक्ट कर रहा है, प्योर पानी की? नहीं कर रहा है सर, क्योंकि वो जो OH माइनस दे रहा है, मैं मान भी लूं कि दे रहा है, लेकिन उस रिएक्शन की तो कोई हैसियत ही नहीं है सर। 10⁻22 है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भूल जाओ। और इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस मतलब समझ गए आप कि पीएच ना बदले अगर सॉल्यूशन की, उस आयन के वजह से, या वो आयन जब वाटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो जो रिएक्शन बन रहा है, दैट इज द रिएक्शन फॉर salt hydrolysis, anion hydrolysis in that particular case you can say. So conclusion यहां पर बनता है, conclusion यहां पर ये बनता है कि anions और cations coming out from strong acids, एनायंस स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, कैटायंस और स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि कैटायंस स्ट्रॉन्ग बेस से आए, डू नॉट अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। फिर से बोल रहा हूं, नाम पे मत जाओ, ठीक है, दे डू नॉट अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ प्योर वाटर के पीएच को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ समझो, इट डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो सर
कोई अगर वीक एसिड हुआ तब करेगा क्या इफेक्ट? हाँ, तब करेगा, तब वो करेगा ना। अब आप खुद ही सोचो, देखो वीक एसिड के केस में क्या होगा, करेगा बट उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसी भी नहीं कि बहुत बड़ी होगी। वो जैसे वीक एसिड का के लिख रहे थे आप, वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू थी ना आसपास की, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की भी वैल्यू लगभग वैसी रहती है। देखो यहां से के डब्ल्यू अपॉन जैसे के ऑफ HCl बना तो वीक एसिड होगा तो के ऑफ दैट बनेगा। तो सपोज करो 10⁻⁻14 है, आप एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। सिमिलरली इमेजिन करो यहाँ एसीटेट आयन है, अभी मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा, बट थोड़ा सा चर्चा कर लो ना पहले यार, आधी बातें तो यहीं क्लियर हो जाती है। तो के डब्ल्यू है और ये के ऑफ मैं लिखूंगा एसिटिक एसिड, तो आप खुद ही देखें वो लगभग 10⁻⁻5 होता है, तो दैट विल बी 10⁻⁻9 -14 -5, ठीक है, 10⁻⁻9। तो हम उसे इनसिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, बट हाँ है वो छोटा ही, जैसे एक नॉर्मल वीक एसिड का के होता है, लगभग उसी तरह का उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसपास होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमें पढ़ना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमें पढ़ना है अगला सॉल्ट ऑफ, तो हम जो सॉल्ट पढ़ेंगे, एक तो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, फिर वीक एसिड वीक बेस का, सॉरी अभी वीक बेस नहीं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक बेस का सॉल्ट और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो अभी हम इन जनरल ये समझ चुके हैं कि ये वाला जो सॉल्ट है ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ये नो हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता, मतलब पीएच प्योर पानी की चेंज नहीं करता। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर ये जो वीक एसिड का एनायन है, ये देखो ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये इफेक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा ये, जिस तरह से अभी बताया। लेकिन ये जो वीक एसिड का एनायन है ये आपका हाइड्रोलिसिस करेगा, इसको हम कहेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये कोई नाम पे फिर से बोल रहा हूं, बहुत महत्व नहीं है। यहां पर आपका ये जो कैटायन आएगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा, वो कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा। वी कैन कॉल इट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एंड दिस इज माय फेवरेट दिस केस। ये केस तो मैं आपको आधे घंटे समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा ये केस। ये आधी से ज्यादा बुक्स में अप्रॉक्स रिजल्ट सही लिखा है, बट वो जो रिजल्ट्स को लाया है ना तरीके में, वो बिल्कुल ही गलत है, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गलत तो नहीं बोलूंगा, बट रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट वो अप्रॉक्सीमेशन समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है वो किताब भी जिन्होंने लिख रहे हैं उनको भी बहुत ढंग से अप्रॉक्सीमेशन पता नहीं। मैं नॉर्मल किताबों की बात कर रहा हूँ, हाई लेवल बुक्स जो हैं वो तो खैर काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो है ये माय फेवरेट केस है, बहुत अच्छे से इसको आधे घंटे समझेंगे तब इसके अप्रॉक्सीमेशन समझ आएंगे। और इसके साथ ही फिर मैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ एनाइनिक बोलने की कैटाइनिक बोले, अब कुछ मत बोलो यार क्या बोलना है, दोनों ही लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, दोनों ही लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, बोथ आयंस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो चलो बढ़िया है, आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को मेरे साथ आयनिक केमिकल और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में। आपको फिर से बोलूंगा कि वीडियोस को, जो हमारे वीडियोस हैं, जो पब्लिक वीडियोस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को और बढ़ाने में हमारी मदद करें। आपको टॉप नॉच लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और एकदम अफोर्डेबल, क्या बोलूँ मैं, एकदम नॉमिनल प्राइजेस में आपको टॉप लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री मिल रही है। और इन लेक्चर्स को मैं बहुत पब्लिक नहीं कर सकता, इसके पीछे कारण ये है कि ये चीज़ों को मैं नहीं चाहता, जो मैंने मेहनत से इधर उधर से कलेक्ट करके खुद से पढ़ लिख कर ये सब चीज़ों को बनाया है, वो मैं ऐसे ही लीक आउट कराना नहीं चाहता। सो फॉर दिस रीज़न, क्योंकि आप खुद ही पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा क्वालिटी प्रीमियम है, ठीक है, तो मैं बहुत लीक कराना नहीं चाहता, देयरफॉर इसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है और आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस। मैं कहूँगा जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स
नहीं पढ़ रहे हैं मेरे से, नहीं पढ़े अभी तक, उनको नहीं पता, बिल्कुल आप चाहें बेटा पढ़ें, थर्मो लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट्स जैसा चैप्टर भी पढ़ें, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इस एग्ज़ाम की क्वालिटी अलग है, तो आपको अलग क्वालिटी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में बेटा हम ये जो 3 केसेस हैं इसको हम लेकर आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।